बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल, हैप्पी मंडे फ्रॉम माय साइड एंड माय टीम टू, क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है और काउंट डाउन जो है वो शुरू हो गया है। गिनती के 16 दिन रह गए हैं। 2024 फरवरी में होने जा रहे हैं पाकिस्तान में इंतखाबात। ये गहमा गहमी आपको हर जगह दिखाई दे रही होगी, ना सिर्फ आपको हल्कों में, बल्कि अगर चैनल्स की बात की जाए, इस्लामाबाद स्टूडियो की बात की जाए, कराची स्टूडियो की बात की जाए, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे एंकर्स, हमारी टीम्स कोशिश कर रही है कि ये आपकी गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म समेत हर जगह इलेक्शंस की जो भी गहमा गहमी है वो आपको बराह रास्त दिखाई जाए। तो इसलिए शहर इक्तदार की सूरत हाल क्या है, हरमीत पाजी कौन कौन से हल्कों में जाके कवर करेंगे और आपको कहां कहां से रिपोर्ट करेंगे, ये हम उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? आपकी इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जाहिर बात है इलेक्शन का सीज़न है और इलेक्शन की सीज़न में आपने जाना तो होता है, और फिर ग्राउंड पे जो खासकर आवाम की जो सोच है और आम क्या चाहती है और फिर मुख्तलिफ हलकों में कौन ज़्यादा मकबूल है, तो नज़र तो रखनी पड़ती है। और आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त सिर्फ शहर इक़्तिदार नहीं बल्कि पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो सियासी गहमा गहमियाँ जो है वो हमें नज़र आती हैं, कोई छुप छुपा के। यानी ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दौर जब था, जब छुप छुपा के लोग जलसे जलसे क्या करते थे और कॉर्नर मीटिंग्स होती थी। तो पीटीआई की सिचुएशन आजकल यही है, बल्कि दीगर जमातों के लिए कुर्सियां और इंतजामिया भी बड़ी एक्टिवली हमें नजर आती है। कुर्सियां ठीक करते हुए बहुत पुलिस एहलकार भी हमें नजर आते हैं, इंतजामिया हुक्म भी जारी करती है। तो एक तो ये तस्वीर जो है हमारे सामने आती है। बहरहाल अवाम इस वक्त क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में 8 फरवरी को ही पता चलेगा। एक पिक्चर चले मैं आपको लाहौर की भी दे देती हूँ। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल बड़ा पावर शो जो है वो लाहौर में किया, और बिलावल तो आपको पता है काफ़ी देर से इस कैंपेन को चला रहे थे और बहुत पहले उन्होंने शुरू कर दी थी। बट ऑल दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जलसे जुलूस कराने के हवाले से कंपैरेटिवली काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। नून लीग में सिर्फ मरियम नवाज जो हैं वो जाती हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनको रवाना तो कर देते हैं, लेकिन खैर वो हमें मंजर पर ज़रा कम ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज मोस्ट प्रोबेबली मानसहरा में जलसे से खिताब भी करेंगे, तो ये एक्टिविटीज़ जो चल रही है। लेकिन फिर भी आम पब्लिक और दीगर सियासी हल्के जो है या छोटी बड़ी पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो कह रही है नून लीग उस तरह से कैंपेन कर नहीं रही जिस तरह से करने का हक बनता है। 10 दिन पहले मंशूर देना इंतखाबात का, क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? ठीक बात है या नहीं है, इस पर हम बात कर लेते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? सुबह बखैर, सत श्री अकाल, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। वैसे सर प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने तो प्रोग्राम शुरू कर दिया था, डिस्कशन तो हम भी सियासत पर कर रहे थे, और आज आप नाश्ता कर ले, डिनर कर ले, लंच कर ले, कहीं भी बच्चे बड़े हर एज ग्रुप के लोग सिर्फ पॉलिटिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तो ये एम्बिग्विटी तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि इंतखाबात होने हैं, पत्थर पे लकीर है। लेकिन जो आप कैंपेन्स देख रहे हैं और जो कैलकुलेशन आपके मुताबिक है वो क्या है सर आने वाले इंतखाबात को लेकर? देखिए, कैंपेन गेयर अप हो रही है। हल्कों में हमें अब पोस्टर्स, बैनर्स और स्टीमर्स नजर आ रहे हैं, सब कैंडिडेट्स के नजर आ रहे हैं, और कॉर्नर मीटिंग्स भी हल्कों में शुरू हो गई हैं। कैंडिडेट्स लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी नजर आ रही है, और सियासी जमातों ने जलसे भी शुरू कर दिए हैं। आप देखें, बिलावल किसी कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन तमाम सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, अपने वीक होल्ड्स में जा रही हैं और वोट मांग रही हैं। और मुझे लगता है अगले 10-15 दिन बहुत गहमा गहमी होगी। मैं और आप 22 को बात कर रहे हैं, 9 दिन ये हैं और 6 दिन अगले हैं, 6 फरवरी तक है। 15 दिन की कैंपेन है, बड़ी लाइवली 15 दिन होंगे और सब जोर लगाएंगे। बाकी 8 को वोटर फैसला कर लेगा। साहब, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, नवाज शरीफ साहब के आने के बाद वोटर बड़ा इंतजार में था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनका लहू गरमाएंगे, लेकिन अब तक एक यानी जब वो आए एक जलसा, और तब अब की अगर बात की जो आप फरमा रहे हैं कि 15 दिन रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज वो दूसरा जलसा करेंगे। क्या वजह है कि वो अब फिर कई 2 जलसे उन्होंने मनसूख भी किए हैं? इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वो उसी तरह वो चार्ज, क्राउड को उस तरह चार्ज नहीं देख रहे हैं, या हमने उसको जिस तरह वजीराबाद में देखा वहां पे सिर्फ वो कोई रोड मैप के बजाय वो वहां के इलाके के, वहां के सौगात की तारीफें करते नजर आए? देखिए, मैं तो अगर आप गैलप और दूसरे जो सर्वेज आए हैं नवाज शरीफ के आने के बाद, तो उनसे तो ये साबित होता है कि नवाज शरीफ के आने के बाद मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। जो सर्वेज नवाज शरीफ के आने से पहले आ रहे थे और जो सर्वेज नवाज शरीफ के आने के बाद आए हैं, उनमें फर्क है। जो लेटेस्ट गैलप का सर्वे है या दूसरा ऑयपॉक का सर्वे है, जो और पिल्डेट के सर्वेज हैं,
उन तमाम सर्वेज में एक बात तो साफ आ रही है कि बतदरीज मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं। तो इस बात में तो कोई दो राय, फिर ये बात तो ठीक साबित होगी कि उनके पाकिस्तान आने से मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, जो मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है, वो वापस मुस्लिम लीग नून में आ जाएगा, अगर डिप्रेस भी था, अगर दूर भी था। अब जहां तक आपके जलसे जुलूसों की बात है, तो अगले 15 दिन में वो 7-8 जलसे कर देंगे। आपको उनकी भरपूर तकारीर सुनने को मिल जाएंगी, आज मानसेरे में भी, हर जगह भी। एक जलसा उनका वेदर की वजह से देखें कैंसिल हुआ, क्योंकि धुंध इतनी पड़ रही है, 70 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, मोटरवेज बंद हैं। आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो फिर वापस आना लाहौर एक इशू हो जाता है। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आप ये बताइएगा कि देखिए लास्ट टाइम इन्होंने ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट खिताब किया लोगों से। राना सनाउल्लाह साहब इसी वाले से कहते हैं कि 50-60 जलसे करने थे हमने 15 जनवरी से ऑनवर्ड, जो कि अभी तक चंद देखी हुए हैं। लेकिन चलिए इस बात पे कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो ऑफर करा दी है पीटीआई सपोर्टर्स को, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि अपना वोट हमें दे दें या हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम नहीं समझते कि सियासी मुखालफिन की बहनों को, बेटियों को जेलों में डाला जाए। तो सर ये जो सपोर्ट मांग ली है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो बिलावल साहब बता दें कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, क्या उसमें पीटीआई के किसी बंदे पर कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ था? क्या वहां गिरफ्तारियां नहीं हुई? क्या वहां हलीम आदिल शेख साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मुसलसल अंदर नहीं रखा गया? क्या वहां पर पीटीआई के साथ, अगर तो वो ये कह दें कि उनकी हुकूमत में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि ये बात तो पीएमएलएन कह सकती है कि जी हमारी पंजाब में भी हुकूमत नहीं थी, सिंध में भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, हम पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदार नहीं है। बिलावल साहब तो सिंध के जिम्मेदार हैं। तो अगर वो सिंध की तमाम एफआईआर जो मुराद अली शाह के दौर में दर्ज हुई हैं उनका हिसाब दे दें, तो बाकियों का हिसाब मांग लें। पर मतलब है ये। और दूसरी बात ये है कि जितनी कानून साजी हुई है, आर्मी एक्ट से लेकर साइबर एक्ट तक और पीका एक्ट तक, उस तमाम में क्या पीपल्स पार्टी ने दामे दमने सुखने वोट नहीं डाला और उनके हक में तकारीर नहीं की हैं? क्या 9 मई के मुसलमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए? ये करारदाद जब कौमी असेंबली से पास हुई तो पीपल्स पार्टी के लोग उठकर बाहर चले गए थे, बाइकाट कर दिया था या खिलाफ वोट डाल दिया था? ट्रू। तो फिर मेरा मतलब है, ठीक है मुज़म्मिल साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये तो ऐसी है जैसे हरमीत और सोहा मिलकर पब्लिक में मॉर्निंग शो करते हैं। अच्छा, किसी दिन रेटिंग अच्छी ना आए तो हरमीत के सारा कसूर सोहा का ही है, मैं क्या करूं उसमें। लेकिन अब बड़ी विंडो तो सोहा की थी, मेरी तो छोटी विंडो बनी होती है, तो इसलिए मेरा कसूर नहीं है। विंडो में कमेंट कर दिया। मुज़म्मिल साहब, एक और चीज अगर हम देखें, इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, अगर हम देखें घर से 2 सीएम 2 पीएम, फिर मशवरा कहीं ना कहीं से किसी तक इस तरीके से कहा गया कि भाई सदारत की कुर्सी संभाल लें, बहुत हो गया वज़ीर आज़म के मनसब पर आप बैठे। तो बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि जो लव स्टोरी है एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान, तो ऐसे में कोई जिस तरह होता था ना बॉलीवुड की फिल्मों में, कोई अमरीश पुरी आ जाता था, शक्ति कपूर आ जाता था, तो सर आपको लगता है कि जरदारी या बिलावल भुट्टो वो रोल प्ले कर सकते हैं बीच में इस लव स्टोरी में? शक्ति कपूर और मिसिंग एंड पे तो मारे ही जाते थे ना बेचारे, जीत तो हीरो की होती थी, उनका तो अंजाम अच्छा नहीं होता था। फिर आपने जिनसे उनकी मिसाल दी है, मैंने किसी फिल्म में उन्हें जीतते तो नहीं देखा है। तो जो फिल्म में ये दुरुस्त है कि लोग मुझे कई कहते थे कि देखें फिल्म तो अमरीश पुरी पे बनी है, 3 घंटे में से 1.25-2 घंटे तो अमरीश पुरी स्क्रीन पे रहा है, लेकिन देखें पर एंड पे जीत तो हीरो जाता था, चाहे उसके सीन कम भी हो। अब हीरो का बताए ना सर जी, अब बता दें जो हीरो इस मूवी का है उसका क्या करना है? सवाल में ही उसका जवाब है, ठीक है ना, कि आपको हीरो कम भी नजर आ रहा हो तो जीत हीरो की है, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा सर लास्टली बस ये बता दें, लास्टली सर ये बता दें कि अगर आप बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ऑब्वियसली आपका पब्लिक से इंटरेक्शन ज्यादा होता है, आप लोगों से मिलते मिलाते हैं, आपने दौर देखे हैं, मुख्तलिफ इंतखाबात के, इंटरम गवर्नमेंट भी होगी, सारे सिनेरियोज आपके सामने हैं। पब्लिक को हम कन्विंस कर चुके हैं, क्योंकि सियासी जमातें तो अपने तरीके से कन्विंस कर ही रही है ना, वो खैर किसी भी तरह से लालच दे के या वैसे कोई अपना मंशूर रख के या जिस तरह से भी लाहे अमल रख के। आप पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से कि वोट आपका राइट है? क्योंकि मेरा मेजॉरिटी जिनसे मुलाकात होती है, दे आर नॉट विलिंग टू कास्ट देयर वोट, क्योंकि उनको लगता है कि फायदा नहीं है इस चीज का। तो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे हम पब्लिक को? देखिए, वोट तो वही है जो बैलेट पे आ जाए,
और सवाल करने का भी उसे ही हक है जो बैलेट में वोट डाले। जी जो जी जो कंट्रीब्यूट करे सवाल वही कर सकता है। बाकी अगर आप डिस्प्लेयर देना चाहते हैं वोट ना डाल के, तो ये हर आदमी का हक है। को पाकिस्तान में वोट ना डालने की कोई सजा तो नहीं है। आपने ये तो नहीं रखा हुआ कि जो वोट नहीं डालेगा उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो जाएगा, जो वोट नहीं डालेगा उसका बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा, जो वोट नहीं डालेगा उसकी शहरियत खत्म हो जाएगी। इस किस्म का कोई कानून मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है फ्री विल है मैं लोगों की कि वो वोट डालें या ना डालें। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो वोट डालेगा सवाल करने का हक उसे होना चाहिए। मुजम्मिल साहब ठीक है, थैंक यू सो मच। आप भी सवाल करें, मैं भी सवाल करूंगी, हरमीत भी सवाल करें, हम तीनों वोट कास्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपको भी यही सजेशन है, अ काइंड सजेशन, कि वोट आपका बेसिक राइट है और इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली मॉर्निंग शो जो हरमीत होता है ना, उसमें ज़्यादातर ऐसी खबरें शामिल करनी चाहिए जो आपको इनकरेज कर दें, और सुबह सुबह ना ऐसी खबरें आपको वैसी चार्ज कर देती हैं। लेकिन अगर वो खबरें खवातीन के बारे में, जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा कसरत से दे भी रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हो, स्कूल हो, तो हर आपको नज़र आता है फील्ड में खवातीन बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए और फिर पाकिस्तान से बाहर की बात की जाए, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान का प्राइड है। तो उनको आज के प्रोग्राम में हमने वेलकम कहना है। आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ। फौजिया जंजुआ इनका नाम है, जो कि पहली पाकिस्तानी नयाद खातून है जो कि अमेरिका के एक शहर की मेयर मुंतखब हुई हैं। 4 बच्चों के साथ और एक शौहर के साथ, कुरान मजीद के साथ उन्होंने हल्फ उठाया और ये सियासत में उनका कदम रखा। उससे पहले इनका सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है, एक हिस्ट्री है, उनकी सक्सेस स्टोरी है, तो उसको आज हम चेरिश करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे। और गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हम आज के दिन को मुबारकबाद भी पेश करेंगे। तो उनको वेलकम करते हैं। फौजिया जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फौजिया फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। गुड मॉर्निंग पब्लिक के पूरे प्लेटफॉर्म से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत 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 मुबारक हो। आप पाकिस्तान का प्राइड है, एक लंबी जर्नी है आपकी जो कि हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ मेयर आपको कैसा लग रहा है? अभी तो मेयर बनी हूँ, so I just got sworn in on January 2nd और उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गई, so कोविड मुझे हो गया and I was sick for about 10 days। अब थोड़ी सी बेहतर हूँ और बस काम इतना है, टेक्स्ट मैसेजेस, और हमारी यहाँ स्नो बहुत पड़ी है न्यू जर्सी में 2 दिन, तो उसका भी इतना काम, उसको सफाई करना, so it's a lot of responsibility, a lot of work and a lot of responsibility। So I'm getting used to it. I'm getting used to it. I was deputy mayor last year। जी फौजिया, अगर हम देखें, एक तो बड़ी खुशी हमें है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक ऐसे मनसब पर बैठी हैं जिसकी ज़रूरत है इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियत को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बताइएगा कि एक तरफ टीचर, फिर घर को संभालना, बच्चों को संभालना, फिर पॉलिटिक्स, सियासत की तरफ आना, कितना मुश्किल था? So actually मेरा एक नॉन प्रॉफिट भी है जो हम कम्युनिटी सर्विस करते, तो हर महीने वी हैव एट लीस्ट वन इवेंट जिसमें हम इधर लोगों के लिए खाना बनाते हैं, कभी 500 मील्स बनाते हैं, और वी हैव केयर पैकेजेस दैट वी डू, स्कूल सप्लाईज। सो बियॉन्ड being a teacher, a non-profit board member, and then politics, my life is very, very busy. So I have to be compartmentalize my time. मेरा time बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है। तो आज मैंने एक फंक्शन पर अटेंड करना था, मैं बिल्कुल भूल गई। ये फंक्शन फ्राइडे को था, फ्राइडे को स्नो पड़ी, तो आज संडे को रख दिया उन्होंने, तो मैं बिल्कुल भूल गई। फिर मुझे याद आया, फिर 10 मिनट में जाके मैं तैयार हुई, वहाँ गई, तस्वीर खिंचवाई, फिर घर आई। सो इट्स अ लॉट ऑफ वेरी वेरी बिजी लाइफस्टाइल। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल गेट वेल सून कि आपके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, वो सारी जिम्मेदारियां जो है वो आपने ऑब्वियसली मुंतखब होने के बाद वो सारे काम करने होते हैं। ऑल्दो कि आप सेहतयाब हो जाएंगी तो ये सारे काम ज़रूर कीजिएगा। और इस वक्त जो रिव्यू पाकिस्तान से आपको आ रहा है, यकीनी तौर पर जहाँ से भी मैसेजेस आ रहे हैं और जहाँ से भी रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे होंगे, इनकरेज होंगे। लेकिन एक पीछे की सक्सेस स्टोरी भी है। अभी तो मेयर अब मुंतखब हुई है ना, बच्चों के लिए आपने बहुत काम किया है। आपकी वालिदा जो है वो लाहौर से उनका ताल्लुक था, वालिद साहब चकवाल से थे, और जब आपकी पैदाइश चूँकि वहीं पे हुई, तो जो आपने एक लंबा अरसा सियासत में ख़ास तौर पे जब कदम रखने का सोचा, उस वक्त क्या सोच थी, और सोशल वर्क जो आपने किया वो क्या क्या था, और कितना अरसा आप उसको करती रही हैं?
तो सोशल वर्क तो मैं आई थिंक जब मैं हाई स्कूल में थी वहीं से मैंने शुरू किया था। मैं इनर सिटी बच्चों को पढ़ाती थी, जो गरीब बच्चे सिटी में रहते थे उनको पढ़ाती थी, मैं टीचिंग करती थी, कॉलेज तक टीचिंग करती थी। फिर मैं नर्सिंग होम्स में, मेरी नानी हमारे साथ रहती थी, उसको स्ट्रोक हुआ था तो थोड़ी देर वो नर्सिंग होम में रही थी। तो नर्सिंग होम में मैं वॉलंटियर करती थी, वहाँ बुड्ढों को मैं क्लासेस देती थी, आर्ट क्लासेस। और फिर मैं जो जानवरों को मुझे बहुत शौक है तो मैं जू में भी वॉलंटियर करती थी और जानवरों के बारे में मैं लोगों को एजुकेट करती थी। और फिर मैं कॉलेज में जब आई थी तो फिर मैं कैदियों को पढ़ाती थी। एक प्रोग्राम था जो कैदियों को पढ़ाने का प्रोग्राम था, ताकि जब वो प्रिजन से निकले तो उनको फिर डिग्री उनके पास हो, हाई स्कूल एफिशिएंसी डिप्लोमा वगैरह, कि उनको कोई नौकरी या कुछ मिल सके। सो कम्युनिटी सर्विस का तो मुझे शुरू से शौक था कि लोगों की मदद करूं। मुझे यही था, मेरे माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि हमें इतनी नेमतें मिली हुई हैं कि हमें वो नेमतें दूसरों को देनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं है। They're not as blessed as we are. So we were really taught to always give back. और फौजिया अगर हम देखें, फौजिया अगर इस वक्त देखा जाए चकवाल में, एक तो वहां पे ज्यादा मशहूर है वहां की जबरदस्त मीठी मीठी रेवड़ी, और फौजिया जितनी मशहूर हो चुकी है, अब दो शख्स, एक तरफ रेवड़ी दूसरी तरफ हमारी फौजिया इस वक्त मशहूर हो चुकी है। कितनी खुशी है आपको, और पाकिस्तानी कितने खुश हैं आपके मेयर मुंतखब होने के बाद? I'm so humbled कि मुझे पाकिस्तान से इतना प्यार मिल रहा है। मैं वहाँ पैदा नहीं हुई, मैं पैदा कैलिफोर्निया में हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि I'm just humbled. I'm so humbled कि किसी ने लिखा पाकिस्तान की बेटी, और वो पढ़ के मेरे लिए इतना खुशी की चीज थी, क्योंकि मुझे यहाँ रहती तो हूँ लेकिन मुझे पाकिस्तान से बहुत लगाव है और बहुत प्यार है। I've only been, मैं सिर्फ 4-5 दफा आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस तरह, मेरा मुल्क है, मेरी मिट्टी है। अभी मैं 2020 में आई थी, तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची और लोगों को उर्दू और पंजाबी बोलते हुए सीखा और देखा कि अपने ही लोग हैं, it's just another feeling. It's home, even though I have lived there for a long time, it's still home. अच्छा फौजिया, we can see you got emotional, और ये चीज़ें इमोशंस जो है वो ऑन स्क्रीन नज़र भी आ रही हैं। ऑब्वियसली यू आर वेरी अटैच्ड टू पाकिस्तान, क्योंकि आपके अम्मा बाप पाकिस्तान से हैं, और आपको जब कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी नयाद, पाकिस्तान की पहली मुस्लिम खातून, जो कि वहाँ पर उस शहर की पहली मुस्लिम खातून है जो कि अभी मेयर बनी है, तो यकीनी तौर पर ये एक प्राइड की बात है। अच्छा फौजिया, ये बताएं कि एजुकेशन के लिए आपने बहुत काम किया है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, तो आप क्या समझती हैं कि एजुकेशन खासतौर पर, जो कि आपने पाकिस्तान का विजिट भी किया है, तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह से इस सेक्टर को, इस डिपार्टमेंट को बेहतर करने से बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है? पाकिस्तान में इस कमी को आप किस तरह से देखती हैं? एजुकेशन इज की। एजुकेशन से लोगों की सोच बदल सकती है, एजुकेशन से लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर किसी को एजुकेशन ना हो तो फिर कुछ पता नहीं होएगा। You know, when you learn about other people and you learn about other cultures, you realize that you have so much in common, right? There's so much commonalities in that. जब मैं college में थी, I learned about different religions. मैंने religion की class ली थी, so I read the Bhagavad Gita. I've explored all of that, because I think when you realize that like people, we're all the same. We focus so much on our differences instead of our similarities. So when you're educated and you learn about people, then you learn to include them and be more, not be as separated from them. So education से ही सारा शुरू होता है। फौजिया अगर हम देखें, एक तरफ 36 साल बाद अगर डेमोक्रेट को हम देखें, रिपब्लिक इस वक्त फिर दोबारा हम देख रहे हैं कि वहां पे उसकी मकबूलियत बड़ी तेजी से है, लेकिन डेमोक्रेटिक को जितवाना और वहां से मेयर बनना एक ऐसे एरिया से जहां से कभी जीत नहीं हुई है, इसको आप कैसे देखती हैं? और पाकिस्तान और खासकर इस्लाम के हवाले से बाहर दुनिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शन पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं देखी जाती, एक अच्छी तस्वीर नहीं देखी जाती। आपका कितना रोल होगा, और मजीद कम्युनिटी पाकिस्तानी अपना रोल कैसे निभा सकती है? तो जब मैं अभी हमारा न्यूज़पेपर आया, हमारे जो टाउन का न्यूज़पेपर है, तो उसमें उन्होंने तस्वीर लगाई थी मेरी, और जब मैं ओथ लिया तो उसके बाद मैंने एक प्रोक्लेमेशन किया था मुस्लिम हेरिटेज मंथ के बारे में।
तो उस प्रोक्लेमेशन में यही बताया था कि मुसलमानों ने अमेरिका में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं, कि मुसलमानों ने हर वॉर में हिस्सा लिया हुआ है, रेवोल्यूशन वॉर में, they fought in the Revolutionary War, they've been a part of American society since the beginning, and a lot of people don't know that at all. So it was nice that the newspaper article talked about it, and they talked about it. People who didn't come to the swearing in, they read about Muslim Heritage Month. So I think things only get better when when you're united and you learn about people and learn about it. I mean, Abhi, unfortunately, there's so much Islamophobia in America. Yes, You know, yes. Muslims have a very bad rap. They're seen as terrorists. There's a lot of discrimination. And that was perpetuated by a previous president. You know, he would say a lot of bad things about Muslims and ban Muslims from coming to America. So we want, when we get involved politically, my role as a politician is to dispel those myths. अच्छा फौजिया, आपको पता है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये सवाल मैं आपसे करना भी चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि डाइवर्स ना हो रहे, बिकॉज अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आपकी विक्ट्री को, बट ऑल दो इस्लामोफोबिया की आपने बात की, या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि अमेरिका समेत दीगर स्टेट्स में, दीगर मुल्कों में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर गिविंग देयर सर्विसेज टू द होल वर्ल्ड। तो आप क्या समझती हैं, बीइंग अ मुस्लिम, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आप क्या करना चाहती हैं और क्या करेंगी थ्रू दिस डिजिग्नेशन? So just what I'm doing now, you know, when I had the Muslim Heritage Month proclamation, abhi Eid, Ramadan aa raha hai, to main चाह रही कि मैं एक इवेंट करूं जो मैं अपनी कम्युनिटी के लोग, ज़्यादातर लोग जो मेरे शहर में रहते हैं 60% गोरे हैं, तो मेरा कोई इतना डाइवर्स शहर नहीं है, it's majority Americans, गोरे Americans. So I want to have an event, like an Ramadan event, and bring people and educate them and tell them about what Ramadan is. Because these are the things that dispel myths and bring people together. So my goal is just to do that. And even as a Pakistani, I'm very proud of the fact that I'm Pakistani. So main ye chupati nahi hu ki main Pakistani nahi hu. Just if you look at people, politicians who are of South Asian descent, like we have one that's running for president. She changed her name. She has a very American name. It's Nikki Haley. Her name is Namrata, but she calls herself Nikki Haley. Or Bobby Jindal was another one. He changed his name from Piyush to Bobby. So they Americanize themselves when they become politicians or come into politics. I'm not like that. I'm very That's proud really of good, the fact फौजिया, that I'm क्योंकि आप उसे बड़े प्राइड Pakistani. से कैरी करती हैं और वो नज़र भी आ रहा है, बिकॉज आपने जो बातें की हैं वो दिखा रही है कि आप कितना पेट्रियाटिक है इस लिहाज से कि बेसिकली तो आपकी रूट्स पाकिस्तान से ही हैं और आपको इस बात पे फख्र है। लास्टली ये बताएं आप हमें कि पाकिस्तान कब आ रही हैं और पाकिस्तान की क्या क्या चीज़ें आपको बहुत पसंद है, पाकिस्तान के खानों को मिस नहीं करती हैं आप? 2020 में जब आपने विजिट किया तो सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आया, क्या पसंद है? मुझे हर चीज़ पसंद है। मुझे लाहौर पसंद है, मुझे मुगल हिस्ट्री का बड़ा शौक है, तो मैं अंदरून शहर में गई थी, हमने वजीर खान मस्जिद देखी थी और हमने वो म्यूजियम, मुझे ये नाम ही नहीं याद आ रहा, जो अंदरून शहर में म्यूजियम था, आई लव्ड दैट म्यूजियम, इट्स अ घर है। एंड देन वी वेंट टू करतारपुर, मियां मीर गए थे, मुझे बस आई जस्ट लव Everything. द कल्चर। You just मियां love मीर, वी वेंट everything. टू चलिए काम करें फौजिया, एक लंबी लिस्ट बना के रखें, आप एक लंबी लिस्ट बना के रखें और आप ऑब्वियसली मेयर बनने के बाद जब आप पाकिस्तान आएंगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी आपको एक वार्म वेलकम करेंगे। वी वुड लव टू होस्ट यू। आपको एक बार फिर से बहुत मुबारक हो गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। so much. Thank you so much. I want, मेरा बड़ा दिल है कि मैं अब नॉर्दर्न एरिया आऊँ अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि वो मैं कभी नहीं गई हुई। बस रास्ते से मुझे डर लगता है, रास्ते जरा खतरनाक है। आप हेलीकॉप्टर में जाएंगे, एरोप्लेन में लेके जाएंगे, मेयर बन गई हैं आप। We would love to host you inshallah फौजिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, पूरा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अगर हम बात करें सीरीज के हवाले से, न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हो रही थी उसमें व्हाइट वॉश से तो हम बच गए, लेकिन सीरीज हमारे हाथ से निकल चुकी है। सो अगर हम बात करें, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी क्योंकि इससे कबल टेस्ट सीरीज में जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस थे उससे भी जो शायकीन क्रिकेट थे काफी मायूस थे, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि हाँ T20 में कहीं ना कहीं हम माजी में कुछ न कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो इस बार भी
हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो आपको कहाँ कोताही नजर आती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तजुर्बे बहुत ज्यादा किए जाते हैं, नए लड़कों को लाया गया, टीम में कोचेस की एक भरमार रही, हर तरफ हमें कोचेस नजर आए, फिर जो है बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने आई, कहा जा रहा था कि कुछ बेहतरी होगी, लेकिन फिर भी मायूस हुए सर। देखिए, थैंक यू। सबसे पहले पहली दफा आपके शो में आए हैं और देखिए बात ये, मैं हमेशा इस चीज के ऊपर स्टैंड लेता हूँ और बड़ा सख्ती से स्टैंड लेता हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि आपकी जो वर्डिंग होती है वो बड़ी सख्त होती है। देखिए बात कि आपका क्रिकेट बोर्ड उस टाइम तक सही काम नहीं कर सकता जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेरिट पे नहीं आएगा। जब वजीर आजम साहब ला के जब अपनी मर्जी का चेयरमैन रखेंगे तो चेयरमैन तो सबसे पहले आके अपनी सीट संभालेगा। वो तो इलेक्शंस के थ्रू ही नहीं है, जो नीचे हमारे एसोसिएशन रीजनल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं गवर्निंग बोर्ड के थ्रू होते हुए जब वो चेयरमैन आता है, जब इस तरीके से कोई चेयरमैन आएगा तो वो वाकई बोलेगा मैं मेरिट पे आया हूँ और मैंने काम करना है। यहाँ तो सीट बचाने के में रहते हैं। चेयरमैन मीडिया के लोगों को अपने चारों तरफ रखता है, क्रिकेटर्स को चारों तरफ रखता है कि मेरी सीट बचाते रहो, किसी ना किसी तरीके से सिस्टम के ऊपर मैंने काम नहीं करना। मैंने अपनी क्रिकेट में आज दिन तक इतना वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने आज दिन तक नहीं देखा था। ये जो ज़का अशरफ साहब आए, इन्होंने आके बाबर आजम के को कप्तानी से हटवाया, एजेंडे के ऊपर सारे लोग चलते रहे, ठीक है, उसके ऊपर किसी ने वो नहीं किया, किसी से कोई पूछ नहीं किया भाई आप बाबर आजम के पीछे क्यों लगे हुए, जो उनको बोला गया वही सब कुछ हुआ। सुनने में ये भी आता था ज़का अशरफ साहब तो नहीं चला रहे, उनका बेटा जो है क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। फिर इंजमाम उल हक साहब को रखा, उनके अगेंस्ट चले गए, ठीक है, उनके खिलाफ इंक्वायरी का कोई पता नहीं है। जो काम करते थे 2 दिन बाद कहते थे हाँ जी हमसे जो है वो गलती हो गई। फिर उसके बाद सैरोगेट कंपनियां जो थी उसके चक्कर में क्रिकेटर्स के साथ इनके मामला सही नहीं रहे। क्रिकेटर्स कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, हम इन कंपनीज के साथ काम नहीं करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लड़कों को पैसे नहीं मिलते थे। वर्ल्ड कप में जाके जो बाबर के साथ हुआ, जो बाबर के साथ किया गया, जो उसके मैसेजेस लीक हुए, बहुत सी चीजें। फिर आपको देखे तनवीर अहमद साहब, एक और चीज जो हमने देखी है, खासकर कल शाहिनशाह अफरीदी साहब जो कप्तान है हमारे T20 के, उन्होंने कहा कि हम नौजवानों को मौका देना चाहते हैं और नौजवानों को ही लेके आए और नया तजुर्बा जो था, एक तो इसको आप कैसे देखते हैं, लेकिन नौजवानों के साथ साथ इफ्तिखार को अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत बेहतर है। हम ये नहीं कहते कि बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर है। T20 की अगर बात की जाए 54 मैचेस उन्होंने खेले, 858 रन है उनके पूरे के पूरे। तो सर वहां कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि फिर नौजवानों के साथ एक और नौजवान को भी लाना चाहिए था बीच में? देखिए, सबसे पहली बात मुझे ये समझना पड़ेगा कि इफ्तिखार जो है वो नौजवान है या नहीं है, क्योंकि वो देखने से तो उसकी एज तो बहुत बड़ी लगती है, छोटा तो वो कहीं से नहीं लगता, जमाने से वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अगर सीनियर लड़के इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे जिस तरह इफ्तिखार की आपने बात की, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक खेली, आप में अकल समझ नहीं है कि मैंने किस सिचुएशन में किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, आप लोग समझना ही नहीं चाहते। देखें, इफ्तिखार हो गया, ये आसिफ अली हो गया जिसको मैं रिमेंबर दी नेम के नाम से पुकारता हूँ, ठीक है, ये फ़हीम अशरफ पाकिस्तान का बैन हो गया, ठीक है, ये आजम खान हो, ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। इनको सिचुएशन नहीं समझनी, इन्होंने एक ही कैटेगरी क्रिकेट खेलनी है। दूसरी बात ये, अगर मैं साहबजादा फरहान की बात करता हूँ जो यंग लड़के को चांस दिया, आसिफुल्लाह को चांस दिया, भाई आपके पहले मैचेस हैं, किसने बोला आप पहले ओवर में निकल के मारे? किसने बोला है आप सिचुएशन के साथ ना खेलें? तो गलतियां हमारी यंगस्टर्स की मेरी बात सुनिए, वैसे भी शुरू में आप कह रहे थे ना कि सब आपके बारे में कहते हैं कि आप बड़े सख्त अल्फाज कहते हैं, तो वैसे सब सही कहते हैं, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं ऑब्वियसली टू वेकअप कॉल द टीम, इसके लिए आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से उनको वेकअप हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कॉल वो रिसीव कर नहीं पा रहे। आप क्या समझते हैं व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस? तो चलिए ठीक है, जितनी कंट्रोवर्सीज का हमने जिक्र किया है, पीसीबी की, फिर कल आपको पता है इस्तीफा भी आ गया, हम ये सारी बातें एक साइड पर अगर रख दें, सिर्फ परफॉर्मेंस में बात करें, तो आप क्या समझते हैं? T20 तो हमारा फेवरेट फॉर्मेट है, उसमें तो हम आपको पता है वैसे पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब जो परफॉर्मेंस रहेगी आप देखिए ना, 5 मैचेस थे, उसमें से एक हम मुश्किल से जीते 42 और 40 के मार्जिन से। आप देखें कि परफॉर्मेंस कहाँ गई, कॉम्बिनेशन में लैग कर रहे हैं, क्या आपको समझ आ रही है कि परफॉर्मेंस क्यों इतनी वाली लूप होल्स में जा रही है? देखिए, जो इस पूरे सिनेरियो को नहीं समझता ना, वो हमेशा ये समझता है कि क्रिकेटर्स का कसूर है। मैं मानता हूं किसी ना किसी हद तक
का कसूर है, परफॉर्मेंस स्पेशली उन क्रिकेटर्स का जो सीनियर हो चुके हैं। मैं यंग क्रिकेटर्स की बात, लेकिन बात ये है कि जब आप पाकिस्तान टीम में जब कोचिंग स्टाफ सेलेक्ट करते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आपके लड़के अगर परफॉर्म ना करें तो समझ जाती, क्योंकि उन एक्सपीरियंस लोगों को, ठीक है, एक प्लेइंग 11 खिलाने का तजर्बा होता है, मैन मैनेजमेंट का तजर्बा होता है कि किस तरह हमने लड़कों को लेके चलना है, किस तरह नंबरिंग करनी है, किस सिचुएशन में किसको खिलाना है, कैसे मैच जितवाने हैं। अभी इसी मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ आया है, वह थका हुआ थर्ड क्लास कोचिंग स्टाफ, हफीज को कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोचिंग का डायरेक्टर बन गया। सईद अजमल क्या करने गया वहां पे? वह एज अ स्पिनर बस दोस्ती यारी में उसको रखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया घूमने गया, न्यूजीलैंड पर घूम घुमा के आ जाएंगे, इनके मजे लगे हुए, चलो जी इतने अर्से पर हम घूम घुमा। तो बात ये है, तनवीर अहमद आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तनवीर साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं, अगर हम वहाब रियाज की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, सामने रखें, एक तरफ तो उन्होंने मिनिस्ट्री संभाली है, निगरान वजीर भी हैं, फिर उसको चीफ सेलेक्टर बनाना, आप नहीं समझते हैं कि बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है क्रिकेट का? इस वक्त जो आपने नाम लिए सईद अजमल के, फिर वो दूसरे 2-3 और हफीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, दोबारा उनको रिन्यू कर दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि क्रिकेट का और क्रिकेटर जो नए आने वाले थे जिन्हें परफॉर्मेंस देनी थी, उनको इस दहाने पर उन्होंने लाके खड़ा कर दिया? बिल्कुल सर, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक्सपीरियंस लोग लाने बहुत जरूरी है। एक तो हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है, कुछ लोग जो मेरे अगेंस्ट हो गए, मैं कहता हूँ भाई इंग्लैंड नेशनैलिटियों वालों को पाकिस्तान में नहीं नौकरी दो, वो चले गए मुल्क छोड़ के। जो 15-15, 20-20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, आप उनको कोचिंग स्टाफ में जो है वो ला के रखो, ठीक है। उसके बाद मैं यासिर अरफात की जो है वो बात कर रहा हूँ, फिर आपने वहाब रियाज की बात की, ठीक है भाई, मुझे बताएं वो कैसे काम करेगा? वो सुबह मुशीर होता है, रात में सिलेक्टर होता है। ये सब क्रिकेट बोर्ड के मतलब आप कैसे क्रिकेट चला रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई जब तक मेरिट पे बंदा नहीं आएगा, वो सीटें संभालेगा अपनी। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मेरे जैसा बंदा कोई भी वो चीखता रहेगा, इन्होंने वही ड्रामेबाजियां, वही झूठे लोग आगे पीछे हाला के रखने हैं, जिनकी वजह से ये अपनी चीजों को सेव करेंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट तनवीर मुझे ये बता दें कि इस तरह की पॉलिटिक्स जो कि हमारे डिपार्टमेंट में चलती है ना, आप पीसीबी को तो खासतौर पे हम ये कहते हैं कि वो तो डायरेक्टली कनेक्ट है हमारी पॉलिटिक्स से, अंदर की पॉलिटिक्स की, बाहर की पॉलिटिक्स डायरेक्टली कनेक्ट है, तो हमें बड़े अच्छे से पता है ना। लेकिन आप क्या समझते हैं कि फिलहाल आपको फॉर द टाइम बीइंग, हम अगर सारी चीजों को परे भी रखें, तो कितना काम हमें परफॉर्मेंस पे करना चाहिए? क्या अपनी जो डिपार्टमेंट है उसके मसले मसाइल की वजह से क्या ग्राउंड में यही परफॉर्मेंस रहेगी हमारे तमाम खिलाड़ियों की? और फिर टीम की जो मैनेजमेंट है, टीम की परफॉर्मेंस है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे एक चीज बताएं, इससे पहले जो टीम मैनेजमेंट थी, क्या बुरी परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की? बाबर आजम ने 2 दफा आपको इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचाया, फाइनल आप 2 दफा खेले, एशिया कप का फाइनल, वर्ल्ड कप के फाइनल। तो क्या उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख ले, उसकी परसेंटेज, जितने भी कैप्टन आज दिन तक बने, सबसे अच्छी परसेंटेज है। उसके पीछे एजेंडा था, एजेंडे के तौर पे उसको फारिग किया गया, क्योंकि वो कुछ थके हुए थर्ड क्लास लोगों को वो घास नहीं डालता था। उन्होंने एजेंडा चलाया उसके खिलाफ कि भाई इसको कप्तानी से बाहर हटवाओ, क्योंकि ये हमें घास नहीं डालता। दैट्स कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स, जो कि हमारे डिपार्टमेंट को खराब कर चुकी है कंप्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कर दे क्विकली ऐड कर दें। मैं ऐड ये करना चाह रहा हूं, मैं आपके शो में आज ये बात बोल के जा रहा हूं, पता नहीं आपके शो में बात का मौका मिले ना मिले। मेरी जब तक जिंदगी है ना, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, हमेशा बोल चुका हूँ और बोलता आया हूं, मैं 10 साल से टीवी पे बैठा हूं। जब तक है या उस पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी नहीं बदल सकती, क्योंकि इस क्रिकेट के अंदर करप्शन, सियासत इतनी आ चुकी है। हम इसी तरह ही रोज इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अगर हम किसी और जगह पे होते, अच्छा सिस्टम होता, तो मेरे ख्याल हम क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर रहे होते, कभी भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, यहाँ कभी भी डन। थैंक यू सो मच। आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सेलेक्ट वो टीम की हो या टीम मैनेजमेंट करने वाली टीम की हो, सिलेक्शन पे आके बात खत्म हो जाती है, और यही जो है वो मसले मसाइल डिपार्टमेंट के बढ़ाते से बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और हरमीत, हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमने हमेशा इस बारे में बात की कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, बिकॉज इस वक्त जो मौसमी तब्दीली दुनिया में देखी जा रही है वो हमने पहले इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन लाहौर की और पाकिस्तान की खासतौर पर हालत इसलिए ज़्यादा बुरी क्योंकि हमें स्मोक का भी सामना है और गर्मियाँ बाजुकात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, सर्दियाँ लेट आती हैं, आई हैं तो बहुत खुश्क हैं और बहुत सारे ऐसे आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ रेशो हमारे सामने आई है जो कि बहुत हैरानकुन भी है और अलार्मिंग भी है। नमूनिया के केसेस में हरमीत बहुत खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। पिछले अगर 24 घंटों की हम बात करें तो 600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 10 बच्चे जो है नमूनिया की वजह से हलाक हुए हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। समटाइम हम इसको कंफ्यूज भी कर देते हैं क्योंकि हमने देखा है कि इम्यून कमज़ोर होने की वजह से कोविड का जो एरा हमने गुजारा, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में ये तादाद चूँकि ज़्यादा है और उन बच्चों में जिनको कोविड नहीं हुआ तो हम क्यों कंफ्यूज कर देते हैं बड़े से लेकर छोटे तक हर एज ग्रुप को कि अगर आपको वायरल हो रहा है नज़ला जुकाम खांसी बुखार वो नमूनिया में कन्वर्ट हो रहा है, ये वायरस है या वायरल है। ये सारी एम्बिग्विटीज जो हैं उन्हें आज के प्रोग्राम में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद रशीद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और इसके साथ साथ सलमान चौधरी भी हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमें अभी इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है इस हवाले से अपडेट करेंगे। तो पहले हम चलते हैं म्यू हॉस्पिटल जहाँ पर भी इस वक्त सलमान मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा कि इस वक्त क्या तादाद है बच्चों की और कितनी बड़ी तादाद में अस्पताल में माँ बाप और हर एज ग्रुप के लोग जो है वो रुक कर रहे हैं सिर्फ नमूनिया की वजह से। आज बिल्कुल नमूनिया की बात की जाए तो नमूनिया का जो मर्ज़ है वो हर उम्र के अफराद को लग सकता है। ख़ुसूसन जो 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं और ऐसे अफराद जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है वो इसका शिकार होते हैं। अगर हलाकतों की बात की जाए तो पंजाब दुनिया का वो पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा मुल्क है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हैं वो रिपोर्ट होती हैं। तकरीबन 76,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो नमूनिया की वजह से पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी की बाजी खोल सकते हैं। अगर दुनिया भर में बात की जाए तो हर 43 सेकंड के बाद एक बच्चा जो है वो नमूनिया की वजह से अपनी जान की बाजी आ रहा है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 इन्फेक्शन किलर है कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इस मर्ज़ की वजह से फौत हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 10 से 12 लाख जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं और तकरीबन 76,000 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में डायरिया और नमूनिया की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तकरीबन 4.5 से 5 लाख के दरमियान जो बच्चे हैं वो हर साल, ये कोई अनोखा साल नहीं है कि हम देखेंगे कि नमूनिया में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हर साल तकरीबन 4,500 से 5,000 केसेस जो हैं वो पंजाब में और नमूनिया की वजह से रिपोर्ट होते हैं और तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो महकमा सेहत का डाटा कह रहा है कि वो हर साल पंजाब में नमूनिया की वजह से हलाक होते हैं। अगर इस साल की बात की जाए तो तकरीबन कोई 3,000 केसेस रवां जनवरी में रिपोर्ट हो चुके हैं और जिनमें से तकरीबन 200 बच्चे जो अब तक अभी जान की बाजी आ चुके हैं। अगर सहूलियत की बात की जाए तो इस वक्त पंजाब के अक्सर अस्पतालों में तरक्की काम हो रहे हैं जिसकी वजह से देखा गया है कि सहूलियात की जो शदीद फुकदान है। इस वक्त मैं लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हूँ कि यहाँ पर 203 बेड का जो है वो पीड्स जो वार्ड थी वो कायम की गई थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वहाँ पर जो है वो तज़ीन और राज का काम शुरू किया जिसकी वजह से सलमान, दो चीजें अगर हम देखें, आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो हॉस्पिटल का जो आपने जिक्र किया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत हॉस्पिटल में, जिस तरीके से वो सहूलियात फुकदान भी पाया जा रहा है। लेकिन एक चीज जो स्कूल खुले हैं और फिर टाइमिंग चेंज हुई है, आपको नहीं लगता कि उसका भी बहुत बड़ा नुकसान बच्चों को इस वक्त हो रहा है? क्योंकि सर्दियों की जो लहर है ये पूरे मुल्क में बड़ी तेजी से फैल रही है और स्कूल पहले से खुल चुके हैं, हालांकि टाइमिंग चेंज होने से कोई फर्क, क्या आपको लगता है कोई फर्क पड़ा है? जी हरमीत, हमारे बचपन में जब दिसंबर में बारिशें होती थी तो हमारे जो बड़े थे वो यही कहते थे कि बारिश आएगी तो खुश्क सर्दी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ जो बीमारियां चल रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे ही स्मोक का सीज़न जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है तो ख़ुसूसन लाहौर में जो बारिशें हैं मुझसे सरमा की वो लेट होती जा रही हैं। इस सीज़न में देखा कि हमने जो दिसंबर में मुंबई बारिशें होती थी वो जनवरी आधा गुजर चुका है, 22 जनवरी हो गया है, लेकिन अब बारिश का कोई नामो निशान नहीं बताया जा रहा, जिसकी वजह से जो मौसम खुश्क और सर्द होने की वजह से जो बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं। इस वक्त लाहौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन जो है वो एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फिर रहा है, इसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंजा है उसके केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर किसी बड़े को ये दोनों बीमारियाँ लगती हैं तो वो घर जाता है, हर बच्चों को मिलता है, तो इसकी वजह से उसको ये जो बीमारियाँ हैं वो बच्चों को कन्वर्ट करता है। बच्चे क्योंकि उनका
उनका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो वो इस बीमारी का जल्दी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसा अगर स्कूल टाइमिंग की बात की जाए, स्कूल टाइमिंग जो क्योंकि सुबह का वक्त देखा गया है कि ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया था कि इसका जो स्कूल का टाइम है जो 1 घंटा उसका ताख़ीर कर दिया जाए। लेकिन उससे जो खातर खा जो नताइज हैं वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि अगर बड़ा बीमार होकर घर जाता है तो घर में जो बच्चे होते हैं वो उनसे मिलता है और वो अपना जो ठीक है सुलेमान चौधरी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया रिपोर्ट करने के लिए। और आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हुकूमत ने फैसला तो किया था कि या तो टाइम जो है उसको कम कर दिया जाएगा या छुट्टियां एक्सटेंड कर दी जाएंगी, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग सोल्यूशन तो नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हम हर साल ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ देखते हैं। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ, क्योंकि अभी हम ब्रेक से पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि ये ग्राफ हमने हमेशा ख़ासतौर पे पिछले 2 साल से जब तक हमें स्मोक का सामना है, हम ये ग्राफ जनवरी में ख़ासतौर पे हमेशा ऊपर जाता हुआ देखते हैं। लेकिन एडिशनल जो हमने फोग और स्मोक का एक हमने एक्सपीरियंस किया है, फिर कोविड का एक्सपीरियंस किया है, फिर वायरल और वायरस का जो कन्फ्यूजन है, इसकी वजह से क्या ये तादाद अब ज़्यादा नहीं हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे बुलाने का। देखिए, हर साल जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में नमोनिया के केसेस ज़्यादा होते हैं, और इसमें पिछले सालों से कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सर्दी इस दफ़ा कुछ ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ सर्दी जो है वो मुकाबलतन मज़ीद लंबी होती चली जा रही है। जनरली पिछले 5-6 साल से जब स्मॉग ज़्यादा आती थी तो फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर तक बारिश आ जाती थी, जो इस दफ़ा मजीद फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जनवरी तक बारिश आ जाती थी, तो इस दफ़ा थोड़ा प्रोलॉन्ग हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लहर थोड़ा लंबा अरसे तक चलने का इम्कान है। अदरवाइज नंबर ऑफ केसेस करीबन हर साल ही हमारे पास जनवरी दिसंबर में नमोनिया का रश बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब आप जो फरमा रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है एक तरफ तो जो आदाद शुमार हैं कहीं ना कहीं आगे पीछे एक तरह ही नजर आते हैं, लेकिन जो लहर है, अब हम पहले लाहौर में या साउथ पंजाब में या दीगर इलाकों में ऐसी सर्दी देखा करते तो जो धुन होती थी, अब ये मामला इस्लामाबाद में भी इसी तरह है। आपको क्या लगता है सर कि मजीद क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई, न बारिशें हैं न बर्फबारी है, और फिर इसी तरह जो सिचुएशन जो चल रही है? देखिए, नुकसानात तो बहुत वाज़ेह हैं। जो जरासीम जिस मौसम में पनपते हैं, अगर वो मौसम अपने एक्सटेंशन में आगे जाएगा तो वो जरासीम पनपते रहेंगे ना। नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब खुश्क सर्दी में होता है, इसमें कुछ जगह देखिए हर मौसम के जर्म्स होते हैं। गर्मियों में डायरिया ज़्यादा होता है, सर्दियों में नमोनिया के केसेस ज़्यादा होते हैं, दिसंबर में ब्रोंकियोलाइटिस के केसेस ज़्यादा होते हैं, जनवरी में प्योर नमोनिया ज़्यादा, और सीजनल होता है ना। तो जितना सीजन लंबा होगा उतनी मुद्दत तक वो बीमारी कुछ देर रहने का मजीद इम्कान बढ़ जाता है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जिसको हम अभी कन्फ्यूजन कह रहे थे, पीपल गॉट कन्फ्यूज्ड नाउ आर डेज, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हर दूसरे बंदे को, हर 3 में से 2 बंदों को अब देखते हैं कि वायरल होता है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार। अलामात को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इमीडिएटली उसको डायग्नोज किया जाए, उसके इलाज मुआवजे की तरफ किया जाए, बड़े हों या बच्चे हों? तो ये वायरल और वायरस, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। जी, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये, किसी भी बीमारी में, इन्फेक्शन में पहले एक वर्ड होता है सस्पेक्ट, यानी आपको शक है कि इसको ये हो सकता है। उसके बाद आप कुछ फाइंडिंग्स देखते हैं, आप कहते हैं प्रोबेबल हो गया, यानी इम्कान है कि यही है। फिर आप कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं जिसमें आप कहते हैं कंफर्म, यानी यकीन है कि ये नमोनिया है। नज़ला ज़ुकाम, खांसी तो किसी भी नज़ले ज़ुकाम हो सकता है। सांस का जो तनफ्फुस का निज़ाम है, नाक है, गला है और लंग्स हैं, नाक और गले तक जो इन्फेक्शन या अलामात रहे उसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। और जैसे ही वो लंग्स में इन्फेक्शन चली जाए, सोजिश हो जाए, रेशा हो जाए, तो उसको नमोनिया या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें हमें डिफरेंशिएट ऐसे करना होता है कि इसके कॉजेज में वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं और भी जरासीम होते हैं। तो जो इन्फेक्शन वायरस करेगा वो वायरल कहलाएगी, जो बैक्टीरिया करेगा वो बैक्टीरिया कहलाएगी। जो आप अलामात के फ़र्क की बात कर रही हैं, वो फ़र्क ज़्यादातर हेल्थ केयर प्रोफेशनल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉमन मैन के लिए ये है कि वायरल इन्फेक्शन तेज़ी से फैमिली मेम्बर्स में फैल जाती है, और सब में ही, जिस तरह कोरोना में हमने देखा कि एक ही घर में एक फैमिली मेंबर का टेस्ट पॉजिटिव है, उसकी अलामात बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसी घर में एक को खांसी है, उसी घर में एक शिद्दत की बीमारी है, उसी घर में कोई अस्पताल भी दाखिल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन एंड द लोड ऑफ द जर्म, यानी जो जरासीम उसको अटैक कर रहे हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत क्या है। तो बच्चों में क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, बूढ़ों में कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन का शिकार ये दोनों एक्सट्रीम ऑफ एजेस मुकाबलतन ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें, जाहिर बात है हमने जो एजुकेशन की बात की, स्कूल खुलने की बात की, टाइमिंग चेंज हुई, लेकिन अभी भी आप देखते हैं सुबह सवेरे जो बच्चे स्कूल जाते हैं
बहुत सारे वालिदैन क्या करते हैं, अगर उन्होंने ऑफिस की तरफ जाना है तो बच्चों को पहले ही स्कूल लेके चले जाते हैं, क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है। शहरों में तो ये सिचुएशन है। इस पे आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्कूल तो अब जाना है, सर्दी का मुकाबला करना है, बीमारियां आनी है, उससे पहले इन बच्चों को किस किस चीज का, या खाने के हवाले से कुछ ऐसी चीजें जो कम से कम बचत हो सके? देखिए, खाने में सबसे पहले नाश्ता बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत बड़ी स्कूल गोइंग पॉपुलेशन के बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते, जिसकी बहुत बुनियादी वजह सुबह निकलने के टाइम में और उठने के टाइम में कम वक्फा है। अगर एक बच्चा अपने स्कूल जाने के टाइम से घंटा सवा घंटा पहले जगाया जाए, जिसका मतलब है कि रात को उसको जल्दी सुलाया जाए, जिसका मतलब है कि एक दिन पहले दोपहर को स्कूल से आने के बाद ना सुलाया जाए, तो साइकिल आप चेंज करें ना। बच्चे रात को, अगर सपोज बच्चे ने 9:30 निकलना है स्कूल के लिए और वो उठे 9:15, तो 15 मिनट के अंदर नाश्ता नहीं हो पाएगा। और नाश्ता मेंटल एक्सरसाइज है स्कूल में जाकर, नाश्ता इज वेरी वाइटल। अब रह गया नाश्ते में क्या, तो ऑब्वियसली जो रूटीन के नाश्ते हमारे घरों में बच्चे करते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। आप एग की बात करते हैं या चपाती की बात करते हैं, या दूध का गिलास होता है, या कोई बटर या कोई भी चीज़, यखनी होती है, चाय होती है, सब चीज़ें इफेक्टिव हैं। सिर्फ ये होता है कि बच्चे इनको लेते इसलिए नहीं कि उनके पास टाइम कम दिया जाता है उनको। और उस रूटीन में आप बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम को संभालने की, देखिए ये तो एक स्कूल गोइंग बात हो गई ना। विटामिन डी सनलाइट ना होने की वजह से मजीद कम होता जा रहा है इस वक्त। विटामिन डी इम्यूनो रेगुलेटर, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है। तो विटामिन डी जिन चीज़ों में है, जिंक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, सांस नाक गले के लिए जिंक बहुत इफेक्टिव है। ये दालों में होता है, अंडे में होता है, गोश्त में होता है, ड्राई फ्रूट में होता है। विटामिन ए जितने कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स गाजर वगैरह में होता है। विटामिन सी, अब ये जो सिट्रस फ्रूट अल्लाह पाक ने इस मौसम में हमें दिया, इसका बहुत बेनिफिट है, मौसमी है, जिससे विटामिन सी से आपके सांस और ये सिस्टम को बेहतरी मिलती है। तो हमारी अपनी खुराक में जब तक ये चीज़ें शामिल नहीं होगी तो कुव्वत मुदाफ़ियत, खुश्क मेवाजात हैं जो अफोर्ड करता है या जो मैनेज कर सकता है रोज़मर्रा के मामूलात में, उससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली ये बताएं कि अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, इतनी शदीद सर्दी है, हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि टाइमिंग्स भी चेंज कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और हमने फिर उसको छुट्टियाँ भी एक्सटेंड की, लेकिन घर पे या बाहर, बड़े हैं या बच्चे हैं, ख़ासतौर पर इतनी शदीद सर्दी में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, इवन वो वायरस हो या वायरल हो, नमूनिया हो या कोई भी आप देखते हैं? देखिए मैम, एक कुछ ज़रूरी बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा इस प्रोग्राम की वसातक से। नंबर 1 ये कि बच्चे को बाहर गैर ज़रूरी बाहर मत निकालें। नंबर 2, घर का जो बड़ा है अगर वो बीमार है तो मास्क का इस्तेमाल करे, बच्चों से अलहदा रहे। नंबर 3 ये बच्चों को, जो छोटे बच्चे नौज़ाइंदा है, मदर फीड बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, प्लीज़ मदर फीड को प्रमोट करें। नंबर 4 हिफाजती टीके हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब इंतहाई अच्छी क्वालिटी के हिफाजती टीके मुफ्त फराहम करती है, वो लगवाएं। नंबर 5 ये कि गैर ज़रूरी ऐसी खुराकें जिनसे गला ख़राब होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, हम सबको पता है। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वार्निंग साइन, नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब वार्निंग साइन नहीं है, लेकिन सांस का तेज़ चलना, पसलियों में गड़े पड़ना या पसलियों का अंदर जाना या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, बच्चे का गनूदगी होना, सुस्त होना, निढाल होना और दूध पीना छोड़ देना या खुराक लेना छोड़ देना, किसी भी नज़ले ज़ुकाम गले ख़राब के बच्चे में अगर इनमें से अलामात आएँ तो उनको वार्निंग साइन या डेंजर साइन कहा जाता है। चुनाचे फ़ौरन अपनी करीबी हेल्थ केयर फैसिलिटी में एज़ अर्ली रुजू करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आपने जो बातमीत वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बीमारियां भी माजी में भी रही हैं और अब भी आती रही हैं, लेकिन अब चूंकि हमारा इम्यून, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी रूटीन इतनी ख़राब हो गई है कि वही बीमारियां जो कि पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब इनका अटैक जो है कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा हमें इफेक्ट भी करता है। तो अपना और अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ऐसी खबरें सुबह सुबह आती हैं ना, और फिर बच्चों के बारे में आती हैं, यंगस्टर्स के बारे में आती हैं, तो यकीनी तौर पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, बिकॉज वो यूथ जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बड़े बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। और हरमीत, इस तरह की खबरें वो स्क्रीन के उस तरफ बैठी बच्चियाँ जो ये एक्सक्यूज़ भी बाजुकत करती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या प्लेटफॉर्म्स नहीं है,
इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं, वो मिसाल होते हैं कि अगर आपने कुछ करना होता है तो आपके लिए आसमां और भी हैं। तो आज आपकी मुलाकात हमने करानी है ज़ैनब से। 18 साला पाकिस्तानी ज़ैनब जो है वो यूनिसेफ यूथ फॉर साइट फेलोशिप के लिए मुंतखब हुई हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट रमीत ये है कि उनके अलावा 11 मजीद ऐसे मुख्तलिफ ममालिक से जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बड़े सख्त मुकाबले के बाद इसको विन किया है। और जब ऑफिशियल वेबसाइट यूनिसेफ की जो है वहाँ पर जब अनाउंस किया गया ज़ैनब को, तो ज़ैनब जो है आगे तहकीकी सरगर्मियों में पार्टिसिपेट करेगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ये एक प्राउड की बात है। और अब आगे उनके क्या प्लान्स हैं, चूंकि वो हरमीत के साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। सो हरमीत, ओवर टू यू। करते हैं इनसे बात बिल्कुल सोहा आपने दुरुस्त की। और ज़ैनब, क्योंकि हम ज़ैनब ज़्यादा इसलिए बोलते भी रहते हैं क्योंकि हमारी जो प्रोड्यूसर है उसका नाम भी ज़ैनब है और मेरे साथ जो बैठी है ये भी ज़ैनब है। तो ज़ैनब, आपसे जानना चाहेंगे ये मरहला और जिसमें आप सेलेक्ट हुई है कितना मुश्किल था और कब से आप काम कर रही हैं, और छोटी सी तो आपकी उम्र है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ आज। इस फेलोशिप को स्टार्ट हुए कई माह हो गए और टाइम का पता ही नहीं चला। और टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस फेलोशिप में स्टडी करते हैं। टाइम को हम एज ए लिनियर चीज नहीं देखते। जैसे इसकी फेलोशिप के नाम में ही फ्यूचर्स का नाम है, तो हम फ्यूचर्स को स्टडी करते हैं। और मुस्तकबिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बस ऐसा नहीं है कि हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा उसको डिफाइन करने पे हम इस बात को अनलर्न करते हैं और सीखते हैं कि कैसे मौजूदा हालात में हम हाल में कैसे अपने आप को, अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज को, एनजीओज को इक्विप कर सकते हैं कि आने वाले चैलेंजेस को हम प्रीएम्प्टिवली एक तो उनका अंदाजा लगाए और उनकी तैयारी करने के लिए भी पूरी कोशिशें करें, ताकि जब क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल, हेल्थ जैसे मसाइल, पेंडेमिक्स जैसे मसाइल आए तो हम उनके लिए तैयार। मुझे एक बात करनी है, वो ये करनी है कि अभी जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे ना ज़ैनब को कि ज़ैनब आप बड़ा जबरदस्त अंदाज में बोलती हैं। द वे शी स्टार्टेड ना, तो पता लगा अच्छा हम दोनों के अलावा तीसरा एंकर भी है स्टूडियो में। ये गेस्ट नहीं है हमारी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक तो हमारे जो स्टूडियो में यानी जो पीछे जो हमारी आवाज आती है, खासकर ज़ैनब बहुत बोलती है, इधर भी ये ज़ैनब बोल रही, तो मैं खुद हैरान हूँ कि एक प्रोड्यूसर दूसरी एंकर मेरे साथ है। लेकिन ज़ैनब, आपसे जानना चाहेंगे ये फेलोशिप, खासकर इस फेलोशिप के हवाले से आप बताइए कि ये है क्या और इसके मकसद क्या है इसका? मकसद जैसे मैं अभी बता रही थी, मुस्तकबिल के ऊपर एजेंसी लेना है। और मैं अपने तमाम साथी फेलोज के साथ और यूनिसेफ की लीडरशिप के साथ एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट शुरू करूंगी जिसमें मदारिस, मेरा प्लान ये है कि हम मदारिस के बच्चियों के साथ बैठे, उनको न सिर्फ क्लाइमेट चेंज की इंफॉर्मेशन दें और उनको इस बारे में आगाही दें, बल्कि फ्यूचर थिंकिंग और फोरसाइट, स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के बारे में भी उनको बताएं। ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अक्सर गवर्नमेंट की जानिब से और हमारे फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर की जानिब से उनको ओवरलुक कर दिया जाता है, विच नीड्स टू बी चेंज्ड। बिकॉज ये बच्चियां, मेरा फोकस मदारिस की बच्चियों पे होता है। ये बच्चियां उन कम्युनिटीज से आती हैं जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। जब भी सैलाब आते हैं या कोई भी क्लाइमेट डिजास्टर्स, वो जियोग्राफिकली ऐसी जगहों में लोकेटेड हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है और उनके पास सबसे कम कैपेसिटी और ताकत है कि वो इन कैटास्ट्रोफी से बहुत अच्छी आप बातें करिए। हम भी चाहते हैं कि आप बोलती रहे और हम सुनते रहे, लेकिन हम भी एंकर थोड़ी बहुत कोशिश करते कि हम भी ज्यादा बोलते रहे। ज़ैनब, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हमारे सामने आते हैं, क्लाइमेट चेंजेस, तब्दीलियां बहुत तेजी से आ रही है, बारिश नहीं हो रही अभी, बारिश होती है तो फिर बहुत ज्यादा होती है। तो आप कौन से एक्टिविस्ट से ज्यादा मुतासिर हुए? आपने सोचा कि नहीं छोटी सी उम्र है लेकिन आना चाहिए मुझे? एक्टिविस्ट तो बहुत हैं, इंटरनेशनली काम करते हैं, कुछ टाइटल्स बन गए हैं। हम जैसे ही क्लाइमेट का सुनते हैं हमारे जहन में ग्रेटा का नाम आता है, लेकिन उसके अलावा नेशनली और लोकली ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में भी कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो काम करते हैं, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को हेड ऑन टेक करते हैं और लोकली काम करते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ, क्लाइमेट विक्टिम्स के साथ। पाकिस्तान में भी कई ऐसे वे फैंस हैं जिनको मैं रोज सुनती हूँ, रोज देखती हूँ, उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। और समटाइम्स वी फील लाइक ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, सब इकट्ठा काम करते हैं और एक ही कॉज की तरफ काम करते हैं जो कि अच्छा ज़ैनब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ओवरऑल ऑब्वियसली आपकी माशाल्लाह उम्र सिर्फ 18 साल है और इसमें अगर आप ऑलरेडी बहुत रिसर्च कर चुकी हैं, आपका बहुत थीसिस है, तो इस फेलोशिप में जो आपके दीगर फेलो हैं उनका एज ग्रुप क्या है? और अगर आप ये रिसर्च कर रही हैं तो क्या सब के साथ मिल के करते हैं? ये अलग फेलोशिप प्रोग्राम है, इससे पहले भी होंगे, इसके बाद भी होंगे, तो जो आपके साथ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सख्त मुकाबले के बाद विन किया है, उनके साथ मिल के आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रही हैं?
यूनिसेफ की हर साल एनुअल रिपोर्ट्स शाया होती हैं जिसमें वो आइंदा आने वाले तमाम मसाइल के बारे में रिसर्च करते हैं और मैं अपने तमाम बाकी फेलोज के साथ जिनकी उम्र 18 से बल्कि 16 से 25 साल तक की है, ये रेंज है, उन सब के साथ मैं काम करती हूँ और हम अभी रिसर्च स्टार्ट करेंगे जो अगले साल की रिपोर्ट शाया होगी। इंटरनेशनली हमारा काम इकट्ठे मिलकर ये होगा और मेरी तरह तमाम बाकी फेलोज भी अपने अपने ममालिक में नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स करेंगे किसी न किसी टॉपिक पे। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ना, मतलब एक स्कूल लाइफ होती है, फिर उसके बाद इनिशियली आप इमीडिएटली कॉलेज में जाने का प्लान कर रहे होते हो, तो आपका ये थीसिस रिसर्च जो है वो आपने कब से शुरू किया? यूनिसेफ का तो चले फेलोशिप तो साल की फेलोशिप है ये 1 साल की फेलोशिप है जो जिसके 3 माह तो गुजर गए, तो अगले 6-8 माह में हम सब ये स्टार्ट भी करेंगे और फिनिश भी करेंगे, तो ये 1 साल का जो टेन्योर है इसमें काम करेंगे। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज आपको देखते हैं बड़ा अच्छा भी लगता है, वैसे आप जिस स्टाइल से बात कर रही है ना, हमारे बारे में कहा जाता है कि आप एंकर घरों में वैसी बात करते हैं, आप ऐसी स्टाइल बात करती है, अम्मा खाना लगा दे। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज, जाहिर बात है आप इटली जा रही हैं, दुनिया भर के सैर तफरी तो कर चुके हैं, दौरे हो चुके हैं, अब आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, फिर आपकी जो उम्र है इसमें तालीम के हवाले से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि मैंने ये करना है वो करना है, इन सारी चीजों को आप टाइम कैसे देती, कैसे मैनेज करती? मैनेज करना एक मुश्किल काम है, अक्सर ऐसा होता है कि असाइनमेंट लेट हो जाए, लेकिन कोशिश तो यही होती है कि ना हो, सब कुछ साथ साथ मैनेज हो, और करना चाहिए बंदा तो कर भी लेता है, सिर्फ मैं नहीं करी, तमाम एक्टिविस्ट, वो जरूरी नहीं कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हैं, वो विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हैं, हर एक्टिविस्ट मेरा ख्याल है सोशल वर्कर्स। ज़ैनब, इस वक्त जो हालात हैं, जो चीजें हमारे सामने हैं, खासकर इस वक्त जनवरी का महीना है, हर तरफ चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान में भी यही सिचुएशन है, बारिशें नहीं हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, इस पर बात करना और आप जैसे एक्टिविस्ट का आना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम एज एक्टिविस्ट बात तो कर रहे हैं, लेकिन उससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है? क्या क्लाइमेट चेंज उससे रुक रहा है? क्या फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज जो हर साल बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ इमिशंस हमारे एनवायरनमेंट में वॉमिट आउट कर रही हैं, क्या वो रुक जाएंगी? क्या पॉलिटिशियंस हमारी बात सुन लेंगे? लेकिन इन तमाम बातों में यूं एक नाउमीदी पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं। अगर क्लाइमेट एक्टिविस्ट बात ना करें तो फिर कोई बात ना करे, और जो कॉर्पोरेट्स, जो इंडस्ट्रीज हमारे माहौल को और हमारे मौसम को यूं तबाह करते जा रहे हैं, वो इम्प्यूनिटी के साथ, बगैर किसी एहतसाब के साथ वो करते चले जाएं। तो बात करना बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी बात करी है, बातें बहुत अच्छी कर रही हैं। ऑल दो मैं चाहती हूँ, आई जस्ट वांट यू टू गिव अ वन काइंड मैसेज टू ऑल द वुमेन हियर आउट यू, जो अब बच्चियां आपको देख रही हैं, जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा पैगाम तो यही है कि वी हैव द पावर टू ब्रिंग चेंज। हम चेंज ला सकते हैं जहाँ बहुत स्टैग्नेशन हो, एक जमूद की कैफियत अगर किसी भी सोसाइटी में तारी है तो उसको चेंज करने की ताकत यूथ में और स्पेशली खवातीन और बच्चियों में है। और ये बिल्कुल सच है कि माजी में हमारे पास वो राइट्स नहीं थी या वो तालीम नहीं थी, लेकिन आज हम, मेरा ख्याल है, बहुत सारी बच्चियों के पास इंटरनेट और फोन्स की सहूलत मौजूद है, तो उसको हम एक बेहतरीन वेपन के तौर पे यूज कर सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं जो शायद हमारी माओं को या हमारी दादियां या नानियां उनको एक्सेस नहीं कर सकती थी, लेकिन हम चेंज ला सकते हैं। आप ज़ैनब बिल्कुल ठीक कह रही है। फील योर पावर, उसको रियलाइज करें, अपनी क्रेडिबिलिटी को चेक करें, तो लगेगा कि आपसे बेहतर काम कोई भी नहीं कर सकता। किसी से आपने क्या ही करवाना है, आप खुद काम करें, उसके लिए आपकी एक विल ही काफी होती है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर बीइंग देयर इन दिस। अब लेनी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, आज तो हमारा शो ना मुझे लगता है वुमेन ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि हमने खवातीन की तमाम तर कामयाबियों को इतना डिस्कस कर लिया है, इतना सेलिब्रेट कर लिया है कि मुझे लगता है कि आखिरी खबर भी हमने यही देनी है, बल्कि हमने आपको लेके जाना है, NCA लेके जाना है, जहाँ के एग्जीबिशन की बहुत धूम मची हुई है। सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म निकाल के देखें आप, एक से बढ़कर एक तालिबात ने क्या क्या इजादात कर दी हैं, क्या क्या एग्जीबिशन में उन्होंने शोकेस किया अपना आर्ट, अपना फाइन वर्क। तो नताशा रहमान इस वक्त NCA में मौजूद है, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या खवातीन को देख रही हैं बड़ा ज़बरदस्त और मुनफरिद काम करते हुए। जी नताशा, बताएं, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सोहा एंड हरमीत, उम्मीद करती हूँ आप दोनों बिल्कुल ठीक होंगे, इस सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो इस सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रही हूँ, और साथ ही साथ आज हम एक बड़े मज़े का टॉपिक भी लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे माशरे का एक अलमिया है और ये कहा है कि ख़ातीन ने सिर्फ घरों में
रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना। एक सोच बन गई है, एक माइंडसेट बन गया हुआ था कि ख़वातीन सिर्फ घर में रहेंगी, लड़कियां सिर्फ अगर उन्होंने स्टडीज़ करनी है तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, उसके बाद उनकी शादियां कर दी जाती हैं, उनको ब्याह दिया जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ये ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे रहा है और आज हम आपको ऐसी होनहार लड़कियों से मिलवाने जा रहे हैं, यंगस्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बना दी। लेकिन अगर हम वाटर बोर्ड की बात करें तो वाटर बोर्ड भी उन्होंने बनाई और उसके साथ साथ एक जो फूड कोर्ट है वो भी बनाया। तो आज हम आपको लाहौर की NCA की वो तालिबात दिखाने जा रहे हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपनी सलाहियतों को निखार रही हैं और आप सब तक पहुंचा रही हैं हमारे लिए। बल्कि अगर कहा जाए कि बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो लोग हमारी खिदमत के लिए एक नई नई चीज़ें ईजाद कर रही हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए आपको उन तीनों लड़कियों से, उन तीनों स्टूडेंट से मिलवाते हैं और पूछते हैं कि कितना टाइम लगा, क्या ख़र्चा आया, क्या ख्वाहिशात थी और कैसे उनकी ख्वाहिशात पूरी हुई। तो आइए हमारे साथ। मैं आउट ऑफ कंट्री में मौजूद नहीं हूँ, आप लोगों के साथ ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और मैं अभी एक क्रिएशन वाटर बोर्ड के अंदर मौजूद हूँ। बोर्ड आप सोच रहे होंगे, कश्ती का सवाल एक माइंड में जो आता है वो यही आता है कि बैरून ममालिक में ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन अब इसको पाकिस्तान की एक स्टूडेंट ने भी ये कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया और ये वो उन्होंने क्रिएशन एक बना दी है। और NCA की वो स्टूडेंट हैं, फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कैसे ये ख्याल आया। पाकिस्तान में समंदर भी है, उसमें चलाने के लिए कश्तियाँ भी हैं, तो ये बोर्ड कहाँ से उनको ख्याल आ गया बनाने का। फ़ातिमा बहुत शुक्रिया, कैसे ख्याल आया सबसे पहले तो ये बताओ। अगर हम ग्लोबली देखें तो वहाँ वाटर बॉडीज़ में बहुत खूबसूरत किस्म की पड़ी होती हैं कश्तियाँ वगैरह, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम सीनिक ब्यूटी की बात करें तो उसमें उसकी तो कोई कमी है नहीं। लेकिन यहाँ पर चलने वाली जो बोट्स हैं वो लकड़ी की बोट्स होती हैं, पुरानी हालत में चप्पू से चल रही हैं, बंदा इंजन से हिला रहे। आपने कहा कि हम नई जनरेशन है तो नई चीज़ें लेके सामने आए। जी बिल्कुल, फिर मुझे ये मौका मिला था कि मैं कोई प्रोडक्ट मतलब चूज़ करूँ अपने फाइनल ईयर के थीसिस के लिए, इसलिए फिर मैंने बोर्ड डिज़ाइनिंग का टॉपिक चूज़ किया था। एक मेन सवाल ये बताइएगा, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है या फिर इसको पेट्रोल पे चलाया जाएगा? ये मोटर बोट है लेकिन इसमें सोलर की भी प्रोविज़न है। इसकी रूफ़ के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उससे होगा कि इसकी बैटरी चार्ज होगी। ये पीछे बैटरी बॉक्सेस हैं इसके, बैटरी से है कि इसकी लाइट्स वगैरह चलेंगी, इसका माइक्रोवेव वगैरह चलेगा, चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह उससे रन होंगे। इसकी ये बताओ कि स्पीड कितनी है और इंजन कैपेसिटी कितनी है? इस पे 150 हॉर्स पावर का इंजन होना चाहिए या फिर 75 के 2 इंजन होने चाहिए। और अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो इस पे 300 का भी लग सकता है और इसकी स्पीड 36 नॉट्स तक जा सकती है। ओके ठीक है, स्पीड बता दी, सारा कुछ बता दिया। मेन बात पे आते हैं हम, इस पे कितने पैसे लगे, लागत कितनी आई? इस पे 60 लाख इसकी कॉस्ट थी विदाउट इंजन, और इसकी मेन वजह ये थी क्योंकि ये फ़र्स्ट वेरिएंट है तो इसके बिल्कुल स्टार्ट से इसके मोल्ड्स बने थे, पैटर्न्स बने थे, डाइज, एंड इन दी एंड ये प्रोडक्ट पूरा बना था। ओके, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और फातिमा हमें काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। अच्छा फातिमा, लास्ट सवाल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया आपने, अपना सारा जो थीसिस वर्क था उसको भी कंप्लीट कर लिया, क्या कहना चाहोगे हमारे नौजवानों को? क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो आजकल फ़ोनों में घुसे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करना है, गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो क्या कहना चाहोगे उनको, क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो ये कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट किया मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा कि जो मैंने एक पेपर से स्टार्ट किए थे स्केचेस वो आज एक्चुअल में मेरे सामने मौजूद है, और इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी हर्डल्स आई थी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपना कोई गोल सेट किया हुआ है तो मुश्किलात आएंगी रास्ते में, लेकिन मेहनत करते रहें और आप इंशाल्लाह इन दी एंड अचीव कर लेंगे। खुशी आपके चेहरे से भी हमें नज़र आ रही है कि आप कितना खुश हैं। तो बिल्कुल आपने अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए कभी भी रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात से नहीं घबराना है, बल्कि उनका डट के मुकाबला करना है और एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिल जाती है। अभी हम आपको NCA की एक और स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल बाइक्स बनाई है। अभी उनके पास चलते हैं और सारी जो चीज़ें हैं, सारी उनकी जो मेहनत है वो आपको दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ।
आप सोहा एंड हरमीत, पहले मैं मौजूद थी एक बोट में जो कि वाटर बोट थी, लेकिन अब मैं इलेक्ट्रिकल बाइक के ऊपर बैठी हुई हूँ, जो कि मुझे तो बात अच्छी लग रही है। और ये बनाई है सोहा, NCA की ही स्टूडेंट है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम बाइक से उतरते हैं और हम बात करते हैं सहर से, और सहर से पूछते हैं कि क्या इसकी खसूसियात हैं, कितना टाइम लगा है इस बाइक को बनाते हुए। सहर, थैंक यू सो मच। ये बताओ कैसे ख्याल आ गया? आपसे भी वही सवाल पहले हम कर रहे हैं कि कैसे ख्याल आया? अच्छा, मेरे घर में बाइक्स थी, हैवी बाइक्स, और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को काफ़ी शौक़ है, तो उनकी लेकिन पेट्रोल वाली थी। मुझे था कि मैं क्यों ना इलेक्ट्रिक में स्पोर्टी लुक बनाऊं। कितना टाइम लगा इस बाइक को कंप्लीट होते हुए? 3 मंथ्स जी। और 5 लाख आपने बताया राउंड अबाउट खर्चा आया। यस, इतना हो गया है, लेकिन अभी इसलिए थोड़ा बहुत कम है क्योंकि हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो सेकंड हैंड यूज़ की हैं। लास्ट पे हमारा एक सवाल, पहले तो आप हमें बहुत खुश दिखाई दे रही हैं क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और आपने घर वालों को भी खुश कर दिया, खुद भी खुश हो गई। लास्ट पे हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जो फील होता है कि हमारी यूथ दूसरे रास्तों पे ज़्यादा चलना शुरू हो गई हैं, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे उनको, ख़ासतौर पे ऐसी लड़कियां जो सिर्फ घरों में रह गई हैं, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और अभी भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों ने घरों में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, तो थोड़ी बस रिसर्च की ज़रूरत है। तो अगर मैं लड़की हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं ज़रूर। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर सहर कर सकती हैं, मैं अगर मीडिया की फील्ड में रह सकती हूँ, सोहा जैसे हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि मीडिया की फील्ड में हैं, बाकी फील्ड में हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ घरों में रहना है। आप बाहर निकलें, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, नए जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और अब वैसे भी टाइम बदल चुका है, तो आपने अपनी सोच को बदलना है। अपनी सोच को बदल लेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। सोहा एंड हरमीत, मुझे पता है आप दोनों भी ख्वाबों के बहुत शौकीन हैं, और मैं भी हूँ आप लोगों के साथ साथ, क्योंकि लाहौरी हैं, और लाहौरी खानों पर हाथ साफ ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हमारी जो लड़कियां हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं, उन्होंने फूड कोर्ट तैयार कर लिया है। हमदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या प्लान है। लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, आपने फूड कोर्ट एक छोटी सी रेड़ी को बना दिया। Basically, this is for my thesis and I'm from product design, and in that I've designed a business model. एक बिज़नेस मॉडल मैंने तैयार किया है, डिज़ाइन किया है, जिसमें टेराकोटा को यूज़ करके, मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करके एज ए USP खाना बनता है। एंड हीटिंग एंड कूलिंग इज़ आल्सो बेस्ड ऑन टेराकोटा, मतलब उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो खाने को ज़्यादा देर तक गर्म रखता है और वो जैसे भी मिट्टी के बर्तन। एग्जैक्टली एंड ये एक चीज़ है जो अब भूल चुके हैं रिवायत उसको, तो मैं उसको रिवाइव करना चाहती थी और हेरिटेज को, कल्चर को वापस लाना चाहती थी। सो दिस होल बिजनेस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज जो ऑलरेडी पाकिस्तान में अवेलेबल है। इस फूड कोर्ट को बनाने में कितना खर्चा आया? मुझे तकरीबन 180 के अराउंड, इट कॉस्टेड बी अराउंड दैट, या राउंड अबाउट 2 लाख। हाँ तकरीबन, और वो भी मैंने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ किया है। इफ़ आई वर टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच तो फिर वो। अच्छा हमदा, हमें ये बताओ कि इन बर्तनों में कुछ है या नहीं? एट द मोमेंट अभी तो कुछ भी नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आएंगी तो आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं अपनी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट करके, और फिर हम यहाँ से खाना भी खाएंगे, और आप दोनों ने कुछ खाना है तो हमें बता दें, हम ज़रूर लेकर आएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हरमीत। तुम एक काम करो, इस्लामाबाद से लाहौर आ जाओ, हम NCA चलते हैं, अच्छे तरीके से इस एग्जीबिशन को देखना बहुत आप अंदाजा लगा सकती है कि नताशा ने भी यही सवाल किया कि किया नताशा ने है कि नहीं है कि मैं हाथ साफ कर सकूं, लेकिन चले जी, ये हमें बहुत अच्छा लगा आज का दिन और आज का ये जो इवेंट है और जिस तरीके से नताशा ने काम किया भाई, तो आप लोग को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकालें और एक्सप्लोर करें और जाएं, विजिट जरूर करें। आपसे लेंगे अब इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत दफ़ा ये बात की है, जहां हमें मौका मिलता है हम ये बात ज़रूर करते हैं कि पोलियो एक ऐसा लाइलाज मर्ज़ है कि आपके बच्चों का, नौजवानों का पूरा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाता है। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो इन 2 ममालिक के अलावा ओवरऑल देखें तो सारे मुल्क जो है वो पोलियो फ्री हो चुके हैं। अब हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि फैसला आपने आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। एक पैगाम
बिल्कुल सोहा, अगर हम देखें छोटी सी गलती जो बड़ी गलती बन जाती है, और अगर हम गफलत की बात करते हैं, गफलत जब हम बरतते हैं तो पूरी उम्र जो है, चाहे वो बच्चा अब जो जिंदगी में जिसने बहुत सारी आगे निकलना होता है, आगे चलना होता है, बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाता है। माँ बाप जिस तकलीफ से जिस कब से गुजरते हैं वो भी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में फैसला तमाम तर वालिदैन ने आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। तो हरमीत, ये जो कैंपेन्स और ड्राइव चलाई जाती है मुल्क भर में, पूरी फील्ड में हम देखते हैं कि अमला मौजूद होता है, तो आने वाले अमले के साथ कोऑपरेट करें, ना सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल करें बल्कि राइट लेफ्ट भी देखें। अगर कोई जो है वो वैक्सीन अभी तक नहीं ले चुका तो उसका भरपूर साथ देने की कोशिश करें, और इस हवाले से जितनी अवेयरनेस आप जनरेट कर सकते हैं ज़रूर करें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।